Welcome to Ignooala. This assignment is developed by Ignooala in association with Neeraj Publications, publishing the largest range chapter-wise reference books, including many salt sample papers for various IGNOU courses. So let us begin with the assignment जो हमारे पास सत्रीय कार्य IGNOU का, जिसका कोर्स कोड है BHIC 132, भारत का इतिहास लगभग 300 CE से 1206 तक। सत्रीय कार्य 3 भागों में विभाजित है। आपको तीनों भागों के सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहले भाग में हमें लगभग 500 शब्दों में उत्तर देना है। तो हमारे पास पहला प्रश्न है, पौराणिक हिंदू धर्म के अंतर्गत विभिन्न मत संप्रदायों का वर्णन कीजिए। वैदिक ब्राह्मणवाद के पतन के बाद कई संप्रदायों ने मिलकर पौराणिक हिंदू धर्म की आधारशिला रखी। जब ब्राह्मणवाद का पतन हो गया था, उसके बाद कई बहुत सारे संप्रदायों ने मिलकर हिंदू धर्म बनाया, मतलब उसका बेस तैयार किया। पौराणिक हिंदू धर्म विभिन्न धाराओं का समन्वय है। बहुत सारे अलग अलग धाराओं का एक साथ मिलकर जो बनाया है, उसे हमें पौराणिक हिंदू धर्म कहा गया है, जिसका विकास अनेक देवी देवताओं के समूह के साथ हुआ। पौराणिक हिंदू धर्म के स्रोत ग्रंथ पुराण कहलाते हैं। जो हमारा एंसेस्ट्रल चीजें हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? पुराण कहते हैं। पुराणों की रचना 3री और 4थी सदी से प्रारंभ होकर प्रारंभिक आधुनिक काल तक होती रही है। जो मॉडर्न टाइम है, तब तक 3री और 4थी सदी से, 3rd and 4th सेंचुरी से और अब तक जो आधुनिक काल है, स्टार्टिंग का जो मॉडर्न एरा था, उस टाइम तक होती रही है। इस प्रकार के परिवर्तन का मूल तत्कालीन आर्थिक परिस्थितियों से संबंधित है। ब्रह्मदेव के रूप में प्राप्त अनुदानों का लाभ उठाने के लिए ब्राह्मणों को स्थानीय लोगों की आवश्यकता थी, जिससे इसके लिए उनके स्थानीय देवी देवताओं को स्वीकारना व उनकी सांस्कृतिक मान्यताओं व प्रथाओं को आत्मसात करना आवश्यक था। इससे क्या हुआ? ब्राह्मणवाद का विस्तार हुआ एवं हिंदू धर्म में अनेक देवी देवताओं का समावेश हुआ। पुराणों की विषय वस्तु में पौराणिक कथाओं और लोक साहित्य का समावेश था, जिसके कारण ये लोकप्रिय थे। वैदिक ब्राह्मणवाद से पौराणिक हिंदू धर्म में परिवर्तन के फलस्वरूप धार्मिक गतिविधियों व अनुष्ठानों की प्रकृति में भी परिवर्तन आया। जो पुरानी जो धार्मिक कार्य होते थे या बड़े बड़े अनुष्ठान किए जाते थे, उनको करने के तरीके में भी परिवर्तन आया। वैदिक अनुष्ठानों में बलि का महत्व कम हुआ और ये सब चीजें होने लगी। स्थानीय देवी देवताओं के 3 मुख्य देवताओं के रूप हैं। पहले आते हैं वैष्णववाद। वेदों में विष्णु पर भी कुछ स्तुति स्रोत दिए गए हैं, किंतु ब्राह्मण ग्रंथ विष्णु को सर्वोच्च देवता मानते हैं। इसी प्रकार जैन तीर्थकर को भी सम्मिलित किया गया। राम और कृष्ण विष्णु के 2 विमुख अवतार थे, जिसके माध्यम से भक्ति आंदोलन को बल मिला। कृष्ण पंथ और राम पंथ ने सामाजिक समूहों को आत्मसात किया, किंतु ब्राह्मण वर्ग की स्थिति भक्ति आंदोलन के संदर्भ में महत्वपूर्ण ही रही, क्योंकि जो पूजन होता था वो ब्राह्मणों के ही द्वारा होता था। अब आता है शैववाद। शैववाद मुख्यतः कश्मीर में फैला। शैववाद के पंथों की पहचान उपसर्ग ईश या ईश्वर को स्थानीय देवता के नाम के साथ किया जाता है, जैसे भूतेश्वर, कालेश्वर आदि। शिव का समस्त परिवार स्थानीय पंथों के प्रमुख देवता थे। शिव के बड़े पुत्र स्कंद को सुब्रमण्यम, मुरुगन और कार्तिकेय के रूप में दक्षिण भारत में पूजा जाता है। जो साउथ इंडिया है, वहां पे ये कार्तिकेय स्वामी, मुरुगन, सुब्रमण्यम स्वामी, इनके नाम से पूजा जाता है। गणेश को भी अलग अलग, उससे गणेश शुरुआत क्या की जाती है? प्रथम पूजा, जब भी पूजा का शुरुआत होती है, प्रथम पूजा गणेश जी की जाती है। शिव की पत्नी पार्वती जी को पर्वतीय देवी कहा जाता है। अब आता है शक्तिवाद। शक्तिवाद की धारणा स्त्री शक्ति के सिद्धांत पर आधारित है। विष्णु की लक्ष्मी शिव की पत्नी दुर्गा या पार्वती कहलाई, ब्रह्मा की पत्नी सरस्वती, ये सब क्या है? शक्ति को 3 मुख्य देवताओं की पत्नी माना गया है। शक्ति देवी बन गई थी और इस पंथ देवी को समर्पित था। प्रश्न 2 है हमारे पास, सामाजिक रूपांतरण से आप क्या समझते हैं? नई सामाजिक संरचना में विभिन्न सामाजिक समूहों और उनके बीच के पारस्परिक संबंधों का मूल्यांकन कीजिए। प्रारंभिक मध्यकाल में भारत में जातियों एवं उपजातियों के प्रसार और उसकी सामाजिक गतिशीलता में परिवर्तनों को चिन्हित करता है। जो मिडिवल एरा है, मिडिवल एरा में क्या हुआ है?
जातियों और उपजातियों के प्रचार प्रसार और सामाजिक जो उनकी गतिविधियां थी उसके बारे में जो चेंजेस हुए हैं उस बारे में जो मिडिवल एरा है वो बात करता है। इसमें केवल ब्राह्मणवादी आदर्शों के विचलन को कलयुग के संदर्भ में सामाजिक पतन की स्थिति के रूप में दर्शाया गया है। जो ब्राह्मणवादी आदर्श है उनके विचलन को कलयुग के संदर्भ में एक सोसाइटी के डिमोलिश होने के रूप में दर्शाया गया है। कई प्रारंभिक मध्ययुगीन ग्रंथों ने दोहरे विभाजन को आधार बनाकर केवल ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण वर्गों में विभाजन किया है। दो वर्गों में विभाजन हुआ था मिडिवल एरा में, एक ब्राह्मण और एक गैर ब्राह्मण। फिर उसके बाद क्या हुआ, जो संबंधों के आधार पर वर्ण संकर और मिश्रित वर्ण की उत्पत्ति हुई, जबकि इन वैवाहिक संबंधों को अधिक मान्यता नहीं प्राप्त होती थी। जैसे दो अलग अलग जातियों के लोग अगर शादी कर रहे हैं तो उसके बाद उनके जो मिश्रित वर्ण की जो उत्पत्ति होती है उन्हें वर्ण संकर कहा जाता है। विदेशी प्रवासियों, सीमांत लोगों, विदेशी प्रवासियों, धार्मिक संप्रदायों को वर्ण जाति में सम्मिलित किया गया, जबकि कुछ को बहिष्कृत किया गया, जैसे म्लेच्छ। इन समूहों के समावेश, बहिष्करण और श्रेणीबद्धता सभी ग्रंथों में समान नहीं थे, जो क्षेत्रीय रूप से सामाजिक स्थिरता की वकालत करते थे। इस अवधि में जातियों का प्रसार एक विशेषता थी। इसमें मिश्रित जातियों की उत्पत्ति हुई, जो मिक्स्ड कास्ट है उनकी उत्पत्ति हुई इससे। ब्राह्मण भी कई गोत्रों, प्रवरों, वंशों, पक्षों, गणों आदि में विभाजित थे। ब्राह्मणों के भी अलग अलग गोत्र होते हैं, तो उसी में वो विभाजित थे। शिलालेखों में ब्राह्मणों के लिए आचार्य, पुरोहित, पंडित, महाराज, त्रिपाठी, द्विवेदी, चतुर्वेदी, दीक्षित, शुक्ला आदि, अवस्थी आदि का प्रयोग है, जो उनके अलग अलग क्षेत्रों, वंशों, वैदिक शिक्षा एवं पुरोहित कार्यों पर आधारित भिन्नता को दर्शाते हैं। ब्राह्मण उपजातियों के प्रसार के कारण इस अवधि में भिन्न गोत्र बने। उत्तर भारत के ब्राह्मण पंच गौड़ और दक्षिण भारत के ब्राह्मण पंच द्रविड़ कहलाए। जो साउथ इंडिया के ब्राह्मण से उन्हें कहते हैं पंच द्रविड़, और नॉर्थ इंडिया के जो ब्राह्मण से उन्हें पंच गौड़ कहते हैं। सत्ता और वैधता के संघर्ष में सत्तारूढ़ वंशों की तुलना में पौराणिक देवताओं से करके उन्होंने संरक्षण प्राप्त किया, और इसके लिए उन्हें भूमि अनुदान भी मिले, मतलब बहुत लोगों ने उन्हें भूमि के दान भी दिया। प्रारंभिक मध्यकाल में ब्राह्मण ग्रामीण प्रमुख अभिजात्य वर्ग के रूप में उभरे। ब्राह्मण भारत के विभिन्न समाजों में परिवर्तन के प्रतिनिधि के रूप में भी उन्होंने स्वयं को सशक्त किया। अब आता है जो ये राजपूत है, राजपूतों में 36 कुलों का उल्लेख है, लेकिन प्रत्येक में सूची भिन्न है। प्रतिहार, चाहमानो जैसे कुल प्रत्येक सूची में सम्मिलित है। राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में काफी विवाद है। अतः विविध मूल का होने के कारण राजपूतीकरण ने विशेष सामाजिक प्रक्रिया द्वारा नए वंशों का राजनीतिकरण किया, किंतु भूमि और शक्ति बढ़ने के साथ ही उन्होंने प्रशासनिक पदों को प्राप्त किया और ठाकुर, राउत और नायक जैसी उपाधियां प्राप्त की। फिर आते हैं अछूत। अछूतों को पांचवा वर्ण भी कहा गया, जिसका स्थान सामाजिक वर्ण व्यवस्था में निचली श्रेणी पर है। एक समुदाय के रूप में कायस्थों का उभरना उस अवधि की विशेषता है। ब्राह्मणवादी ग्रंथों द्वारा वैद्यों और चिकित्सकों को शुद्ध घोषित करके द्विजों को यह व्यवसाय अपनाने से रोक दिया। ब्राह्मणवादी जो ग्रंथ है उनमें वैद्य, जो डॉक्टर्स होते हैं, उनको क्या किया, उनको शुद्ध घोषित करके जो निचली जाति के लोग हैं उनको यह व्यवसाय अपनाने से रोक दिया गया। ब्राह्मणों द्वारा ब्राह्मणवादी मठों में इस पेशे का अभ्यास करने के कारण पूर्वाग्रह में कमी आई। अतः वैज्ञानिक चेतना के कारण चिकित्सा, वनस्पति विज्ञान और पशु चिकित्सा विज्ञान में पुस्तकों की रचना हुई, जिसके कारण यह व्यवसाय जाति के दर्जे से ऊपर उठ गया। प्रारंभिक मध्ययुगीन भारत में हुए मुस्लिम आक्रमणों और उनके प्रतिरोध पर चर्चा कीजिए। अलप्तकालीन नामक एक तुर्क सरदार ने गजनी में तुर्क साम्राज्य की स्थापना की। 977 ई में उन्होंने अलप्तगीन के दामाद शुबुतगीन ने गजनी पर शासन किया। उसकी मृत्यु के बाद उसके पुत्र महमूद गजनवी को गद्दी पर बैठाया। महमूद गजनवी ने बगदाद के खलीफा के आदेशानुसार भारत में आक्रमण करना शुरू कर दिया।
इसी प्रकार क्या हुआ कि इन लड़ाइयों में पंजाब और परब गजनवियों का अधिकार हो गया। उसके बाद मुल्तान आई, मुल्तान में भी हिंदूशाही राजाओं का राज्य समाप्त हो गया। भारत से इतनी धन संपदा लूटने के बाद भी महमूद स्वयं को सुयोग्य शासक नहीं बना सका और वह एक अत्याचारी राजा था जो अपनी प्रजा से बड़ी मात्रा में कर प्राप्त करता था, और उसकी वजह से इसका क्या हुआ, शासन भी कमजोर होने लगा। गुर नामक कबीले का एक उदय हुआ जो गजनवी और सेल्यूसिड साम्राज्य के मध्य था। तो गौरी शासक शेषक बिंद कहलाते थे जो इस कबीले के मुखिया थे। तो उन्होंने क्या किया, गौरी ने मुल्तान व उच्च पर कब्जा करके गुजरात के चालुक्यों पर आक्रमण किया, और तब चालुक्यों ने चौहानों से गौरियों के खिलाफ मदद ली, लेकिन चौहानों ने कोई सहायता नहीं करी। 1195 से 96 सी में टर्क्स ने चंदेल शासन द्वारा अधिकृत खजुराहो, बुंदेलखंड, महुआ और कालिंजर पर अधिकार कर लिया। खारानकित तुर्कों द्वारा गौरी तुर्कों की हार हुई और मोहम्मद गौरी को मिडिल ईस्ट में जाना पड़ा। करमातियों द्वारा मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई और उसके वफादार सेवकों ने भारत पर अपना नियंत्रण बनाए रखा। इस कारण प्रथम मुस्लिम राज्य में दिल्ली सल्तनत, जो दिल्ली सल्तनत बनी थी, उसकी स्थापना हुई। अब आता है प्रश्न 4, गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था का विश्लेषण कीजिए। गुप्त काल में समाज, धर्म, कला, साहित्य और विज्ञान के विकास के साथ ही एक मजबूत आर्थिक ढांचे का गठन हुआ। राजस्व का बड़ा भाग कृषि से आता था। कृषि के अतिरिक्त भी अन्य व्यवसाय गुप्त वंश की आर्थिक समृद्धि मतलब इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी में खेती के अलावा भी बहुत सारे अन्य व्यवसाय हुए। खेती हुई सबसे पहले, फिर उसके बाद खेती से क्या होता था, अलग अलग तरीके की दालें एवं चना, नकदी फसलों में कपास और गन्ना प्रमुख थी। कृषि उत्पादन का महत्व सिंचाई के लिए सुदर्शन झील के मरम्मत कार्य से ज्ञात होता है। दस्तकारी उत्पादन के अंतर्गत घरेलू उपयोग की वस्तुएं जैसे मिट्टी के बर्तन, लकड़ी का सामान, टोकरियां, धातु के औजार के अतिरिक्त विलासिता की वस्तुएं जैसे सोने, चांदी, मूल्यवान रत्नों से बने आभूषण, हाथी दांत से बनी वस्तुएं और ये रेशमी कपड़े आदि सम्मिलित थे। गुप्त काल में भी व्यापारिक गतिविधियों का संचालन होता था। गुप्त शासकों के सोने के सिक्के, चांदी, तांबे और शीशे के सिक्के प्राप्त होना इनके समाज में उच्च स्थान को व्यक्त करता था। इन श्रेणियों के सदस्य संगठन के नियमों का पालन करते थे। इनके अंतर्गत संरक्षण भी प्राप्त था। व्यापारियों को मतलब जो कार्य करने के लिए संगठन। प्रश्न 6 हमारे पास, चालुक्यों की राज व्यवस्था। पुलकेशिन प्रथम के उत्तरी कर्नाटक पर शासन स्थापित करके बादामी में राजधानी बनाया। पुलकेशिन प्रथम 543 से 66 सीई को चालुक्य वंश को स्थापित करने का श्रेय जाता है। तो उसने क्या किया था, पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल में चालुक्य क्षेत्र का सबसे अधिक विस्तार हुआ। उसने मैसूर के गंग और आलूप शासकों को अधीन करके संपूर्ण कन्नड़ भाषी क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लिया। पूर्वी डेक्कन जो एरिया है और कृष्णा तथा गोदावरी के डेल्टा पर कब्जा करने की कोशिश के परिणाम स्वरूप इनकी टक्कर समकालीन पल्लव महेंद्र वर्मन से हुई, और उसमें क्या हुआ, पल्लवों की हार हुई और चालुक्यों ने उनकी राजधानी जो कोचीपुरम है उस पर भी अपना अधिकार कर लिया। उनके अधिकार क्षेत्र में गोदावरी, कृष्णा डेल्टा आते थे। पल्लव राजा महेंद्र वर्मन प्रथम के पुत्र नरसिंह वर्मन ने उसने क्या किया, चालुक्यों पे हमला कर दिया और अपने क्षेत्र को पुनः अपने अधिकार में लेकर चालुक्यों की बादामी में घुसा दी। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे किसी की भी एक की जीत नहीं हुई। तीन दशक तक क्या रहा, शांत रहा वातावरण, कोई लड़ाई कोई कुछ नहीं हुआ। इसके बाद क्या हुआ, चालुक्य शासक विजयादित्य ने पल्लव शासक राज सिंह का शासन था और राष्ट्रकूट के सामंत दांती दुर्ग ने चालुक्य राजा को परास्त कर बादामी पर कब्जा कर लिया और चालुक्यों का इससे पतन हो गया। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन। पौराणिक हिंदू धर्म के नए विचारों के प्रचार और विस्तार का श्रेय भक्ति आंदोलन को गया। इसका आंदोलन का प्रारंभ हुआ था तमिलनाडु में, जहां पे लगभग शैव नयनारों, विष्णु अलवारों द्वारा किया गया था। जो गैर ब्राह्मण थे वो नहीं थे, ऐसे बहुत कम थे। भक्ति में भक्त और भगवान के मध्य पुजारी की आवश्यकता नहीं थी।
इससे पहले गृह स्वामी के अनुष्ठान, कर्म और तपस्वियों के त्याग को महत्व दिया जाता था, किंतु सर्वोच्च देवता के लिए व्यक्तिगत भक्ति महत्वपूर्ण हो गई थी। वैदिक अनुष्ठानों में और मंदिरों में जो पूजा आंतरिक आध्यात्मिकता से संबंधित विधियां प्रचलित हो गई थी, किंतु कर्मकांड पूर्णतः विलुप्त नहीं हुए थे। हालांकि संत कवियों द्वारा कर्म कांडों की बजाय मानवीय गतिविधियों के रूप में भगवान को माना और पूजा गया। अतः भक्ति आंदोलन द्वारा ब्राह्मण आधिपत्य और पितृसत्ता को चुनौती दी गई, किंतु यह पूर्णतया तब भी समाप्त न हो सका। मतलब पितृसत्ता भी समाप्त नहीं हुई और ब्राह्मण का आधिपत्य जो था वो भी समाप्त नहीं हुआ। अब आता है प्रश्न 8, राजपूतों की राजनीतिक और सैन्य प्रणाली। राजपूतों में राजा को ही सर्वोच्च पदवी प्राप्त थी। उसका क्या होता था? प्रादेशिक प्रशासन विषय, भुक्ति और अन्य उपभोग में विभाजित था, जिसका संचालन अलग अलग सामंतों द्वारा किया जाता था। और ये सामंत मंडलेश्वर, मंडलिका, सामंत, ठाकुर, राणा का, राजपूत आदि के नाम से जाने जाते थे। उनके अलग अलग नाम दिए जाते थे, जैसे मंडलेश्वर, मंडलिका, सामंत, ठाकुर, राणा का और राजपुत्र। राजपूतों के प्रसार में सैन्य प्रणाली का विशेष योगदान रहा। राजपूती सेना में मुख्यतः घुड़सवार शामिल थे, घुड़सवार सम्मिलित थे। और उसमें क्या हुआ, किसी भी कमजोर स्थिति में स्वयं को स्वतंत्र घोषित करने में सामंत राजा की जो कमजोर स्थिति थी उसको स्वयं को स्वतंत्र घोषित करने की में हिचकिचाते नहीं थे। और अतः राजपूतों की राजनीतिक व सैन्य प्रणाली को नौकरशाही सह सामंती के रूप में। अब आता है महिलाओं के संपत्ति अधिकार। ब्राह्मणवादी जो शास्त्र है उससे पुरुष उत्तराधिकारी के न होने पर महिलाओं के संपत्ति अधिकारों को मान्यता दी गई है। राजा कुमारपाल के 1150 सीई के शिलालेख में विधवा को उसके पति की भू संपत्ति का अधिकारी दर्शाया गया है। अगर कोई विडो लेडी है, उसके शिलालेख में उसके अधिकार है अपने पति की भू संपदा पे। इस अवधि में स्त्री धन जो मुख्यतः चल संपत्ति तक सीमित था, उन स्त्रियों पर स्त्रियों का अधिकार दर्शाया गया। अतः चल संपत्ति पर स्त्री और अचल संपत्ति पर परिवार के श्रेष्ठ का अधिकार होता था। जैसे चल संपत्ति पर स्त्री का अधिकार है और अचल संपत्ति पर पुरुष का अधिकार है, परिवार के श्रेष्ठ का। तो कुछ सामंतों की रानियां भी जागीरदारक बन गई। उनके द्वारा मंदिरों और ब्राह्मणों को जागीर दान करने का उल्लेख भी मिला है हमें। महिलाओं के भूमि अधिकार व उनकी सामाजिक स्थिति पर निर्भर करते थे, जबकि मतलब जो निर्विवाद रूप से जो मेल्स हैं उनकी तुलना में फीमेल्स को कम ही अधिकार प्राप्त थे हर चीज में। अब आता है भाषा का विकास। भाषा का विकास गुप्त काल में संस्कृत भाषा और साहित्य का अप्रतिम विकास हुआ। संस्कृत का प्रयोग शिलालेख, स्तंभ लेख, दान पत्र लेख आदि में हुआ। अधिकांश पुराणों से वे जुड़े हुए हैं, किंतु आगे चलकर पुराण रचना का कार्य ब्राह्मणों के हाथों में चला गया। उसके कारण क्या हुआ, जो इस काल से एक और प्रतिभाशाली सम्राट है तो दूसरी ओर कवि, गद्यकार, वैज्ञानिक और नाट्य ग्रंथों के प्रणेता भी आविर्भूत हुए। प्रणेता मतलब जो लिखने वाले हैं या उसको जीवित करने वाले, उनको बोलते हैं प्रणेता। गुप्त काल में पाली और प्राकृत भाषाओं के प्रयोग को निरुत्साहित किया गया। इस काल में बौद्ध धर्म से संबंधित बौद्ध ग्रंथों और जैन धर्मों के ग्रंथ जैसे न्यावतार व तत्वार्थ, दिगम, सूत्र आदि को भी संस्कृत में लिखा गया है। If you want to download the PDF of this assignment, you can visit ignowala.com, and to get reference book for this subject, please visit Neeraj Books, www.neerajbooks.com, where you can get up to 50% plus 10% special discount offer on all Neeraj IGNOU books. For more updates and information related to IGNOU, please subscribe and also comment below if you have any feedback and which assignment do you want to see next. Thank you for watching.